Okay, good morning, students. Good afternoon, students. I'm Sriram Kargaonkar, sir, and I will be teaching you mathematical statistics. And in the previous lectures, we have started with the concept of a few important basic concepts. So just let's revise all those concepts. So we have started with the unit one, that is the theory of probability. Let me know whether you are able to see the screen properly and voice is audible. Anyone please unmute and tell me. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Thank you. So theory of probability we have started, and we have seen that for theory of probability, these are the basic requirements. Means we cannot jump to the directly the fourth step or fifth step. Okay. We need to do some work. We need to do some work. Okay. So what kind of we call it as a prerequisite. So which kind of topic we have to understand before starting the probability? First of all, the theory of probability or the history. Then uh, then counting principles. Can I take a short questions to you? How many types of principles are there? Counting principles are there? Yes. So there are two types of, yes. Can you please tell me? Two, sir. Okay, which are Two those? principal types, M and Oh, N. oh, okay, Additional principle and multiplication principle. very good. Okay. So what is the difference between those two? यानी कि क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है उसमें? हम अपने फ्रैंकली बात करेंगे ताकि कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ सके। देखो, काउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो दो तरह के होते हैं। एडिशन प्रिंसिपल होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है। एडिशन प्रिंसिपल कब अप्लाई करते हैं? जब आपके पास नंबर ऑफ वेज है ना। सपोज आपको परफॉर्म करना है 2 टास्क। अब यहाँ पे काफी कुछ ये हो गया है, तो मैं नीचे फ्री स्पेस में आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एडिशन में क्या होता है? एडिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपके पास मान लो कि 2 चीजें हैं करने के लिए, ए और बी, है ना। ए को एम तरीके से कर सकते हैं, बी को एन तरीके से कर सकते हैं, और एडिशन प्रिंसिपल में आप कोई भी एक परफॉर्म कर सकते हैं, ओनली वन। तो अभी दोनों कितने वे से कोई भी एक कितने तरीके से कर सकते हैं? एम प्लस एन वे। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर आपके पास पेन है, 5 ब्लैक पेन है और 4 जो है रेड पेन है, आपको एक पेन सिलेक्ट करना है। ओके, तो उसमें से आपके पास चॉइसेस है 4 + 5 दैट इज 9। तो बहुत ही सिंपल है। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। आपको 4 कलर के पेन है या फिर अलग अलग है, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मोर देन 2, देन यू कैन डू द चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो ये समझ में आया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में आपको साइमल्टेनियसली ऑल परफॉर्म करना होता है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ओके। तो इसमें आपके पास कितने वेज होते हैं? मान लो कि यही एग्जांपल को एक्सटेंड करते हैं। ए को एम तरीके से कर सकते हैं, बी को हम एन तरीके से कर सकते हैं। ये कोई भी टास्क हो सकता है, वर्क हो सकता है, जॉब हो सकता है। ओके, तो हमको ऑल एट अ टाइम, ऑल या फिर बोथ या फिर साइमल्टेनियसली, ऐसे अलग अलग वर्ड्स है, ये अगर करना है तो हम ये कर सकते हैं एम इंटू एन वेज तरीके से, इतने वेज से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रिंसिपल को मिला के काउंटिंग प्रिंसिपल बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल अगर देना है तो, अगर आपको, अगर मैंने एक बाइक का एग्जाम्पल दिया था, है ना। अगर ब्रांड्स कितने हैं बाइक के, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, आपको ज्यादा पता है। उसमें ब्रांड्स मान लो कि 4 ब्रांड्स है, और हर एक ब्रांड जो है कलर कॉम्बिनेशन में आता है 5। तो आपको पर्टिकुलरली आपको जरूरत होती है, आप कोई भी बाइक नहीं उठा देते जो भी हाथ में लेते, आपको पर्टिकुलर ब्रांड के पर्टिकुलर कलर का चाहिए। तो आपको दोनों भी चीजें देखना है, ब्रांड भी होना चाहिए एंड कलर भी मैचिंग होना चाहिए। ओके, तो अपने पसंद की दोनों चीजें आप लेते हो, तो आपको दोनों परफॉर्म करना है। तो आपके पास चॉइसेस कितनी है? 4 × 5, है ना। एम इंटू एन का मतलब क्या हो? 4 × 5 है। आपके पास 20 ऑप्शन है। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ कलर करोगे या फिर आप सिर्फ ब्रांड को चूज करो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। आपको पर्टिकुलर ब्रांड की, पर्टिकुलर कलर की बाइक, स्कूटी जो भी है आपको खरीदनी है। तो आपके पास 20 ऑप्शन। ठीक है, तो अभी इसकी क्यों जरूरत है?
मल्टीप्लिकेशन रूल प्रिंसिपल, है ना। अब नेक्स्ट हमने देखा था कुछ कंसेप्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल आपने समझ लिया, पर उसके बाद हमको ये देखना है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आया आपको? तो परमुटेशन का मतलब क्या होता है, क्यों जरूरी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन को स्टडी करना? मैं एक सिंपल सा व्हाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसकी क्यों जरूरत है, क्यों अनपढ़ इनकी जरूरत? इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो, मान लो कि आपको नंबर ऑफ बुक्स कम ले लेते हैं। सपोज आपको मैथ्स की बुक्स चाहिए, मैथ्स का 5 ऑप्शंस है और स्टैट के बुक चाहिए। इसके मान लो कि इसके 6 और इसको 5 है सपोज, या फिर कम ले लेते, कोई बात नहीं। इसको हम 5 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। तो मान लो कि मैथ्स के बुक्स को हम डिनोट करते हैं M1 M2 एंड सो ऑन M5, बराबर। और स्टैट के बुक को हम डिनोट करते हैं S1 S2 एंड सो ऑन S4, ठीक है। अब ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमको दोनों बुक्स एक साथ चाहिए, यानी कि एक सब्जेक्ट है, 2 बुक्स हम सिलेक्ट करने वाले हैं, है ना, बराबर। पर वो अलग सब्जेक्ट के, डिफरेंट सब्जेक्ट, ओके। तो कितने वे से कर सकते हैं हम? तो हम ये लिस्ट आउट कर सकते हैं, बराबर है, कि ये मैथ 1 का रहेगा तो स्टैट 1 रहेगा, ये मैथ 1 का रहेगा, ये स्टैट 2 का रहेगा एंड सो ऑन। हम ये M1 S4 कर सकते हैं, या फिर मैथ्स का सेकंड बुक, स्टैट का फर्स्ट बुक M2 S2 एंड सो ऑन, ये रहेगा M2 S4, ठीक है, सो ऑन। इसमें और क्या ऑप्शन हो सकता है? M5, क्योंकि 5 बुक है मैथ्स के, तो S1 M5 S2 एंड सो ऑन M5 S4। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कितने आपने जो लिस्टिंग किया है वो कितने होंगे टोटल? 4 इंटू 5 20 होंगे, बराबर। 20। ओके, एग्जैक्टली, वेरी गुड सुमित। तो अब मुझे बताइए परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। अभी आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो सिर्फ 4 और 5 टोटल 9 बुक्स है, तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, ओके। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ऐसे आप 20 कर लोगे। पर क्या होगा जब यहाँ पे 500 बुक्स रहेंगे, 400 बुक्स रहेंगे, तो क्या आप ऐसे ही लिस्टिंग करोगे? मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है, लिस्टिंग। तो क्या आप फिर भी लिस्टिंग करोगे कि ये पहला कॉम्बिनेशन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, और दूसरा आपके पास इतना टाइम है? ये 2 चीज का मुझे जवाब दीजिए, यस और नो। अभी ये आप कर सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स कम है, पर अगर 3 डिजिट नंबर है बुक्स, तो फिर आप कर सकते हो क्या? लिस्टिंग टाइम, और इतना टाइम है कि आपके पास नहीं है। तो इन 2 चीजों को तो बिना टाइम गवाए डायरेक्टली आपको ऐसे मेथड्स बता देंगे, नंबर ऑफ वेज। Sir, you are not audible.
Hello, am I audible? Yes, sir. Oh, okay, somebody said that I am not audible. Okay, okay. तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मकसद ये है, विदाउट लिस्टिंग, जैसे हमने यहाँ पे किया, विदाउट लिस्टिंग एंड काउंटिंग। ये काउंटिंग भी नहीं करना है हमको, है ना, काउंटिंग भी अवॉइड करना है। कितना काउंटिंग करेंगे हम? तो विदाउट लिस्टिंग एंड काउंटिंग यू शुड नो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल। ठीक है, तो इसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी हम डिटेल में ये करेंगे। तो हमने एक साथ ये भी देखा था कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो परमुटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीजें आ जाती है। ठीक है, तो परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये भी मैंने कल आपको बताया था। ओके, परमुटे सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज परमुट, तो इसमें हम सबसे पहले परमुटेशन को देखेंगे। सो परमुटेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या आपने ये पढ़ा हुआ है पहले से? हम इसको एनसीआर या फिर एनसीआर इस तरह के सिंबल हम यूज करते हैं। ओके, या फिर कई कई जगह पे ये भी सिंबल यूज करते हैं। ओके, तो आपको एक ही सिंबल को हम स्टिक करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है टोटल ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स यानी कि क्या होता है? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स का मतलब लिविंग नॉन लिविंग एनीथिंग, है ना। ये लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, टोटल ऑब्जेक्ट्स। और आर का मतलब क्या होता है? ये सिंबल के अंदर में आर स्टैंड फॉर द ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। मान लो कि 5 लोग हैं, 5 लोगों में से मुझे 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, अरेंजमेंट करना है। तो एन हो गया 5 और आर हो गया 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. ओके, थैंक यू मेगा। Yes, sir. देन अब मैं एक लास्ट लेक्चर के बेसिस पे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ पे ज्यादा अरेंजमेंट्स आपको मिलते हैं, परमुटेशन में या फिर कॉम्बिनेशन में? Permutation. एग्जैक्टली, और इसका मैं रीजन बताता हूँ आपको, है ना, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको अभी कहीं एक, चलो ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, फ्रिज में कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, 3 तरह के फ्रूट्स है। ओके, अलग अलग तरह के, मान लो कि एप्पल है, ऑरेंज है, और जो भी आपको पसंद का फ्रूट्स है वो है। तो अगर आपके पास अलग अलग चॉइस है, अगर आपको कोई भी अगर आपको कोई भी अगर फ्रूट चलेगा तो आप सिलेक्ट कर, सिलेक्शन, एनी फ्रूट आपको चलेगा, कोई भी चलेगा, जो हाथ में लगा वो खा लिया तो वो सिलेक्शन हो गया, आपने सिलेक्ट कर लिया। पर अगर आपने सोचा है कि आपको एक ही पर्टिकुलर फ्रूट चाहिए, और वो एप्पल ही चाहिए, ऑरेंज ही चाहिए, ऐसा अगर पर्टिकुलर कंडीशन है, तो आप बोलोगे अरेंजमेंट, यानी कि परमुटेशन। समझ में आया? तो परमुटेशन, अभी हम परमुटेशन की डिटेल में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन को उसके बाद समझेंगे। तो परमुटेशन में क्या होता है? परमुटेशन में होता है कंडीशन, कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई। कंडीशन के साथ साथ हम पैरेलली बोल सकते हैं कि उसमें एक अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट होना चाहिए, बराबर है। ओके, और ये दोनों चीज आइदर कंडीशन रहेगा या फिर ये रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, तो हम कह सकते हैं परमुटेशन में कंडीशन या फिर अरेंजमेंट क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। एक जैसे कि कोई एक कॉलेज में टीम है ना, 3 बॉयज
एक टीम जो है पार्टिसिपेट किया है और विन होके आई है, यानी कि विनिंग टीम हम बोलेंगे, विनिंग टीम है ना, किसी पर्टिकुलर कंपटीशन में। मान लो कि ड्रामा, हमारे कॉलेज से एक आध टीम गई और इसमें 3 बॉयज 4 गर्ल्स और 2 टीचर्स, ठीक है। अब जीत गए ना, तो एक फोटोग्राफ लेना है। तो कंडीशन क्या है कि बीच में टीचर्स रहेंगे, टीचर और बॉयज सब एक साथ रहेंगे या फिर गर्ल्स सब एक साथ रहेंगे, बराबर। तो 3 बॉयज को हम क्या बोल सकते हैं, 3 बॉयज को हम B1 B2 और B3 बोल सकते हैं। टीचर्स को हम बोल सकते हैं T1 और T2 बोल सकते हैं, और गर्ल्स को G1 G2 एंड G4 बोल सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, पहली बात, टीचर सेंटर में होने चाहिए। सेंटर में कौन होंगे, टीचर्स होंगे, बराबर, ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन आपको लगा दिया है कि ऑल गर्ल्स टुगेदर। अगर ऐसे कंडीशन है तो वो सेटिस्फाई करके हमको अरेंजमेंट देखना है कितने हैं। तो फिर ऐसे केस में जो है टीचर्स को सेंटर में ही रखना है। तो वो ऐसे भी हो सकता है ना, T2 पहले, दूसरा टीचर फर्स्ट आए, फिर सेकंड टीचर आए, है ना। और गर्ल्स में अभी वो गर्ल्स कितने हैं, अभी 4 है। वो 4P4 वैसे ये हो सकता है, अभी ये डिटेल में हम देखेंगे। तो गर्ल्स एक साथ रहेंगे, इसका मतलब वो लेफ्ट में भी हो सकते हैं या फिर वो राइट में भी हो सकते हैं। अगर गर्ल्स एक साथ रहेंगे तो इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि बॉयज भी एक साथ ही रहेंगे। तो देखो, इसमें 2 ही कंडीशन है, एक कंडीशन इनहेरेंट है। ओके, तो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद जो वेज मिलेंगे वो परमिटेशन होगा। तो इसमें आपने देखा कि हमारे पास कुछ कंडीशंस है, कुछ अरेंजमेंट है। आप चाहे कंडीशन बोलो या अरेंजमेंट, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं दोनों को सिमिलर वर्ड ले रहा हूँ, है ना, कंडीशन या फिर अरेंजमेंट। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं आएगा। सिलेक्शन का मतलब क्या है पता है क्या, अगर आप सेल्फी ले रहे हो ना, सेल्फी ले रहे हो तो आप बस 9 लोग इकट्ठा आ गए और कैसे भी सेल्फी ले लिया हमने, ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन कहाँ पे खड़ा है, बराबर है। तो सेल्फी वाला एग्जाम्पल, आप सेल्फी का एग्जाम्पल आप ले सकते हो सिलेक्शन के लिए, यानी कि कॉम्बिनेशन के लिए, बराबर, कोई कहीं भी खड़ा है, नो प्रॉब्लम। पर अरेंजमेंट परमुटेशन की अगर बात आ रही है तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस बनता है, ये सबको पता है, अभी सबको समझ में आ गया बेटा। यस सर। ओके, थैंक यू। तो ये जैसे एग्जांपल दिया तो इसमें सब क्लियर हो गया, है ना। तो अब मैं ये इरेज कर देता हूँ। तो सेल्फी लेना, सेल्फी में हम देखते हैं क्या कौन कहाँ पे बैठा है, नहीं, तो जो जहाँ पे जैसे विनिंग टीम है, वर्ल्ड कप जीता है अपनी इंडिया ने, या फिर जो भी विनिंग टीम है, तो हम देखते हैं ना कि वो फोटोग्राफ वो कुछ अरेंज करके नहीं निकालते, सब एक साथ आ जाते और फोटो निकाल लेते हैं। उसमें कोई ये नहीं होता है, यानी कि ऑर्डर नहीं होता है। पर अगर कुछ आप ओलंपिक के अगर विनर्स की अगर आप बात करोगे, तो उनको जो दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, तो उसमें कुछ ये होता है ना, ऑर्डर होता है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो इस तरीके से वो ओलंपिक के विनर्स को मेडल वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है अरेंजमेंट है। तो चलो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है। और मैं एक बार बता दूं कि ये सभी जो लेक्चर्स जो रिकॉर्ड होके आते हैं वो वापस से मैं वो चैनल पे डाल देता हूँ, ताकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर पाते, कहीं पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, कहीं 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 किसी के न्यू एडमिशन होने की वजह से पिछला जो है लेक्चर्स मिस हुए होते हैं। तो बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और वो डाउट्स को क्लियर करना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनके प्रॉब्लम को समझना भी हमारा काम होता है कि क्यों ये बच्चा अटेंड नहीं कर पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। जिसने 2-3 लेक्चर मिस कर दिए, बताओ वो कैसे करेंगे फिर प्रेजेंट लेक्चर में, कैसे रहेगा उसका, तो उसमें उसकी क्या गलती है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए वापस से लेक्चर लेना में पॉसिबल ना हो, बट ये तो कर सकते हैं कि लेक्चर रिकॉर्ड करके वो अगर कहीं पे हम स्टोर कर दिया, तो वहाँ पे जब चाहे नए बच्चे हो या पुराने बच्चे हो, कोई भी रेफर कर सकता है, देख सकता है कि आज के दिन में लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था,
वो रेफर कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, स्टडी के दौरान, एग्जाम के दौरान। तो ये हिसाब से मैंने वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप लोग कभी भी रेफर कर सकते हो। और अगर आपको अपडेट लेक्चर चाहिए तो आप उसमें ये कर, ठीक है, सब्सक्राइब करो, ठीक है। एनीवे, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये लेक्चर अगर फिर से सुनना है तो आप इसे रेफर कर सकते हो। बस, चलो अभी परमुटेशन की तरफ आएंगे हम। परमुटेशन का बेसिक फंडा तो हमने समझ लिया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंस भी हमको समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे परमुटेशन को, थोड़ा सा डेप्थ में जाके थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि परमुटेशन होता क्या है और इसमें कैसे उसका कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये नोटेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो परमुटेशन में जो है वो 3 केसेस है। ये 3 केसेस को अच्छे से समझ लो, और कहाँ पे हम कैसे केसेस लगाएंगे वो आपको समझना है, बहुत आसान है। जैसे कि मैंने बोला परमुटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको अगर एग्जांपल देना है तो एक एग्जांपल मैं आपको इजीली दे सकता हूँ। मान लो कि अल्फाबेट जो है वर्ड्स के अपने ऑब्जेक्ट्स है, और मैंने एक वर्ड लिखा है COMPUTER, कंप्यूटर। आप मुझे बताओ कि डिस्टिंक्ट है कि नहीं सारे ऑब्जेक्ट्स, यस और नो? यस सर। आर ऑल, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट कैसे है, डिफरेंट। अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या लिखा है मैंने? ऑब्जेक्ट यानी कि अल्फाबेट। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? अल्फाबेट है, ठीक है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कोई डिजिट्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए? डिजिट्स हो गए, लिविंग, नॉन लिविंग। अगर मैंने 5 अलग अलग लोगों को बुलाया, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उनके साथ मैं परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट फाइंड आउट करता हूँ अलग अलग, तो पर्सन जो है वो मेरे ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ऑब्जेक्ट से किसी को कोई दिक्कत है कि क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स? नहीं है ना, ठीक। तो अभी हम देखते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ। क्या कंडीशन लगा देता हूँ? मुझे कितने टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं बता सकते हैं? एन, एन जो है वो कितना है? एन जो है 8। 8 है, वेरी गुड। और इसमें मुझे, अब मैं कंडीशन रखता हूँ कि मुझे सिलेक्ट करना है 3। यानी कि सिंपली अगर कहा जाए कि ये अल्फाबेट्स यूज करके मुझे डिफरेंट 3 लेटर वर्ड फॉर्म करना है ना। मैं इनमें से कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकता हूँ और 3 लेटर डिफरेंट वर्ड्स मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। हर एक का फॉर्मूला होता है। अब ये क्लियर हो गया है तो मैं ये इरेज कर देता हूँ यहाँ से, है ना, ये सब इरेज कर देता हूँ, ओके। तो इसका फार्मूला अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। तो ये इसका फार्मूला है, ठीक। तो NPR का ये फार्मूला है। जैसे कि मैंने कहा n टोटल ऑब्जेक्ट, r सिलेक्टेड। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या करना है? डिफरेंट 3 लेटर वर्ड्स फॉर्म करना है यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, ओके। सो डिफरेंट 3 लेटर वर्ड्स फॉर्म करना है, इसलिए हमने आर की वैल्यू 3 रखा है, एन यानी कि इसके अंदर। तो ये कैसे कर सकते हो अभी, कोई बताएगा मुझे? यस, 8 फैक्टोरियल अपॉन, अभी एन क्या है? 8 है, आर 8। यानी कि कितना है? 3 है, करेक्ट, 3। वेरी गुड, यस। तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा अभी? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल, बराबर, ठीक है। अब इसको हमने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था, एक फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल के टर्म में हम ए कर सकते हैं। तो हम 8 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल के टर्म्स में मेंशन कर देते हैं, है ना। जैसे कि 8 7 6, और उसके उसके बाद हम क्या लिखेंगे?
5 फैक्टोरियल, बराबर, वेरी गुड, और 5 फैक्टोरियल। तो अभी देखो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, फाइनल आंसर मिलेगा अपने को कि 8 इंटू 7 इंटू 6। तो ये आप करके बता सकते हो मुझे, 8 इंटू 7 इंटू 6। तो अगर आप देखोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये 336। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि कंप्यूटर के सारे लेटर्स, अगर हम अल्फाबेट्स अगर हम यूज करते हैं, तो 336 डिफरेंट 3 लेटर वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। अगर 4 हो तो सिंपली आपको यहाँ पे 4 लिखना है, आर की वाली 4 लिखना है, और आप कितने भी ले सकते हो, पर आपको जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप 336 डिफरेंट वे से रिलेटेड वर्ड फॉर्म कर सकते हो। ये समझ में आएगा बेटा? तो ये जो कैलकुलेशन, ओके थैंक यू, ये जो कैलकुलेशन है ये डायरेक्टली साइंटिफिक कैलकुलेटर में कर सकते हो। जैसे कि ये वाला, ये फार्मूला को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। आपके पास अगर नोटबुक और कॉपी, नोटबुक और पेन है तो आप ये नोट डाउन कर लेना क्विकली, ठीक है? ये फार्मूला है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो ये जो चीजें है आप ये अवॉइड कर सकते हो। ऐसे ये तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक कैलकुलेशन है, आगे और भी कैलकुलेशन आएंगे तो वो हम मैन्युअली नहीं कर सकते, ओके? तो इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत होती है। तो आप तुरंत जो है, जब भी आपको टाइम मिलता है, जल्द से जल्द आपको ये साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेस करना है, ओके? तो क्योंकि टाइम अपने पास जो लिमिटेड है, और तो कोई भी सिंपल सा नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आपको परचेज करना है, ओके? ठीक, तो आई होप यू गॉट इट। तो अभी हम सेकेंड केस की तरफ आएंगे, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया है, मैं अभी इसको नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है बेटा, इनमें कुछ पूछना है तो इसमें पूछ सकते हैं। इसमें आपने नोटिस किया क्या कि ऑन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसमें सारे के सारे अल्फाबेट जो है वो डिस्टिंक्ट है, COMPUTER, कहीं कुछ भी रिपीट नहीं है, इसलिए हमने डिस्टिंक्ट रखा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है? ओके, अब मैं सेकेंड केस आता हूँ। अगर आपने, अब मुझे एक दो स्टूडेंट के नाम बताए तो हम उसमें चेक करेंगे किसके अल्फाबेट डिफरेंट है। कोई भी एक नाम बता दो मुझे, एक या दो नाम, चलो बताओ जल्दी से। शुभम। अपना ही नाम है? शुभम, ओके, SHUBHAM, वेरी गुड फॉर द इनिशिएटिव शुभम। अब मुझे बताओ ये केस 1 में आएगा या 2 में आएगा? इसको वर्ड की तरह टेक इट एज अ वर्ड। आर ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, और सम आर Second. रिपीटिंग? यस, Second है तो सर। आप, यस, अब मुझे कोई ऐसा नाम बताए जो डिस्टिंक्ट है इसमें अल्फाबेट। सुमित। सुमित, ओके, तो इसमें जो है सभी अल्फाबेट डिफरेंट है, करेक्ट। तो ये केस 1 को बिलोंग करेगा, ये केस 2 को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि H रिपीट हो रहा है, ओके, ठीक है। कोई कुछ कहना चाहता था, मुझे थोड़ा सा आवाज आया, ओके। तो अभी हम देखते हैं अब सेकेंड केस, परमुटेशन को, ओके? परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट, यानी कि ऐसे केसेस जिसमें सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, रिपीट हो रहे। इनफैक्ट बहुत से जो केसेस होंगे उसमें रिपीटेड अल्फाबेट रहेंगे, जैसे आपने शुभम का नाम दिया तो शुभम यहाँ पे आए, ठीक है? अब शुभम ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके नाम के अल्फाबेट्स डिफरेंट डिफरेंट वे से अरेंज करेंगे तो कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे।
शुभम आप कितने चलो शुभम, पर शुभम को चॉइस नहीं है यहाँ पे जो है, 3 लेटर ले सकते हैं, 4 लेटर ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, पर अभी शुभम के पास में चॉइस नहीं है। यहाँ पे ऑल हैव टू बी टेकन, ऑल टेकन टुगेदर, यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट लेने पड़ेंगे, ऑल टेकन टुगेदर, ठीक है, ऑल टेकन टुगेदर। यहाँ पे चॉइस नहीं है कि आप 2 ही ले लो, 3 ही ले लो, 4 ही ले लो, है ना। तो ऐसे केस में ना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो एन पी एन, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट लिया जाता है, इसलिए एन पी एन, परमुटेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट टेकन टुगेदर। हम इसको कैसे रीड करेंगे, पहले वाला इसको कैसे रीड करेंगे, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, लिख के देना है कि आपको, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। पर्टिकुलरली कहा जाए तो 8p3 का मतलब क्या होता है, परमुटेशन ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम। पर यहाँ पे हमने पहले ही बोल दिया कि ऑल टेकन टुगेदर, तो यहाँ पे परमुटेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, यानी कि परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन एन टुगेदर का मतलब क्या हुआ, परमुटेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट टेकन ऑल टुगेदर, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें n फैक्टोरियल होता है, इसमें n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल, यहाँ पे nk फैक्टोरियल। अब ये n1 इंटू nk क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वेयर n यानी कि क्या, टोटल, टोटल ऑब्जेक्ट्स आप मुझे बताएंगे अभी, ये टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं बताइए, शुभम नाम के अंदर में कितने अल्फाबेट। 7 ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, 7 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7, ठीक है। अब n1 n2 क्या है, अब यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि s है, h है, u है, b है, a और m है, करेक्ट। यानी कि शुभम जो नाम बना है वो 6 डिफरेंट अल्फाबेट से बना हुआ, बराबर। उसमें से h रिपीट हो रहा है ना, तो n1 क्या हुआ, n1 यानी कि s कितने हैं, तो s कितने हैं, हाउ मेनी s आर देयर, s एक ही बार ऑपरेट हो रहा है। वैसे n2 यानी कि क्या है, यस, अगर h कंसिडर करेंगे हम, n2 को अगर h कंसिडर करेंगे तो h सिर्फ 2 बार अपेयर हुआ है, बराबर। बाकी सब n3 इज इक्वल्स टू 1, n4 इज इक्वल्स टू 1, n5 इज इक्वल्स टू 1, और लास्ट में n6 इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट है, यही नहीं है, n1 n2 n3 n4 n5 n, ये समझ में आया। तो हम इसको कहेंगे, n1 क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट काइंड, इन जनरल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड, पहले टाइप के ऑब्जेक्ट्स। n2 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड काइंड, दूसरे प्रकार के ऑब्जेक्ट्स। n3 एंड डैश nk यानी कि kth काइंड के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो। ओके, थैंक यू। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे शुभम, ये जो वर्ड है, अभी मैं नाम नहीं वर्ड ले रहा हूँ, ये वर्ड के अंदर में जितने अल्फाबेट्स हैं उसको सारे के सारे एट अ टाइम लेंगे तो कितने वेज से अरेंज होंगे। तो अभी इसमें आएगा 7 फैक्टोरियल, तो नीचे कितने आएंगे, n1 कितना है 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ओके। अब यहाँ पे सॉरी 2 फैक्टोरियल, ओके, 2 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, आपको ध्यान में रखना है। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो सिर्फ जितने 1 से ज़्यादा अगर कुछ है उसी को अगर लिखा तो भी चल जाएगा, बट डेफिनेशन के हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ये यहाँ पे कितना आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि शुभम ये जो अल्फाबेट है वो कितने बेचता है। 630। अगर 630 ओके, आपने चेक किया बेटा? अगर मैन्युअली किया जाए मे बी यूर करेक्ट, 7 6 5 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो मैन्युअली अगर करने के लिए जाएंगे तो ये कितना आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। नहीं, ये ज्यादा, आप कैलकुलेट करके देखो। 2520 वैसे शुभम ने सोचा भी नहीं होगा। शुभम आपने सोचा था? यस, वेरी शुभम। Have you thought of this? 2520। वेरी यही गुड। सर। तो अभी शुभम को भी पता चल गया कि उसके नाम के अल्फाबेट्स सभी के सभी एट टाइम लेंगे तो कितने वे से हो सकते हैं। ये तो और दुगना हो जाता, ये 5000, ये 11040 हो जाते हैं, सॉरी ये 5040 हो जाते, ये 5040 हो जाते अगर एच रिपीट नहीं होता तो। समझ लो आप। तो जो रिपीट हो रहा है ना अभी, एच कौन सा है, एच और एच में कंफ्यूजन है ना, कौन सा एच पहले है फर्स्ट है, ये चक्कर में ये आधा हो गए, इसलिए वो डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? अगर और भी लेटर होते तो और ये रिड्यूस हो जाता। ठीक है, तो डिवाइड कर रहे हैं यानी कि वो रिड्यूस हो गए। ओके, हेलो अगर सर। एच, हॅलो हाँ हाँ बोलो सर, 2 फॅक्टोरियल कसं घेतला तुम्ही? ते 2 समजलं नाही. ओके 2 It is फैक्टोरियल ना, 7 factorial divided by 2 factorial. ओके 2 इंटू 1 होता है ये 2 इंटू 1 असते। 2 into 1 का? हाँ हाँ, फॅक्टोरियलचं मिनिंग समजलं का बेटा? मी परत एकदा सांगतो। ठीक आहे, हे थोडंसं इरेज करतो मी आता इथे। ठीक है, होप कि बाकी लोगों को ये समझ में आ गया है। ओके, फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है तो इससे बताऊंगा। एन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल एंड डैश 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 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे सिंप्लीफाई होता है। पर्टिकुलरली अगर 5 फैक्टोरियल लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अब मान लो कि मुझे 4 फैक्टोरियल, तो मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी दिखा सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि आगे जाके 2 फैक्टोरियल क्या होने वाला है 2 इंटू 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, अभी हम तीसरा वाला केस देखने वाले हैं, परमुटेशन विथ रिपीटेशन। ठीक है, तो ये पहले के दो केसेस में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस दिखाई देता है आपको? पहले केस में क्या है, सेकंड केस में क्या नहीं है? पहिल्या केस मध्ये in first case there are distinct objects. वेरी गुड। All objects are distinct. And in second case मध्ये काय but all objects are not different at all. यस एग्जैक्टली, बिल्कुल 100% करेक्ट बोला आपने। इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, कुछ रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम ये फॉर्मूला। तो ये दो केसेस को याद रखना। तो अगर मैंने कुछ भी, अब मैं कुछ अल्फाबेट्स लिखूंगा, वो अल्फाबेट कौन से केस के अंडर में आएगा, एक छोटी सी प्रैक्टिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा सबको ग्रुप वर्क रहेगा, एक होमवर्क की तरह, होमवर्क नहीं क्लास वर्क। अब मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, अल्फाबेट्स लिखूंगा, वो आपको मुझे बताना है कि वो केस 1 में आएंगे या केस 2 में आएंगे। अभी मैथमेटिक्स,
मिसिसिपी, फिजिक्स, और क्या और सोच के बताइए मुझे, कौन से लेटर कौन से केस में आएंगे, आपको सिर्फ खाली केस नंबर बताना है, 1 या 2। कौन बताएगा मुझे, 4 स्टूडेंट इसको आंसर कर सकते हैं। यस, कितना Sir, डिफिकल्ट है बेटा? mathematics. Hello. हाँ बोलो। Mathematics. This would come into second case. So वेरी it's गुड, यस second case, and second Sir, would come in. यस, Sir, सेकंड sir, केस कहाँ पे आएगा? first three will be second case. second case and fourth is in first case. ओके, यहाँ पे भी कुछ रिपीट हो रहा है क्या? PHYSI, यस, ये भी सेकंड केस में आएगा, ये भी सेकंड केस में आएगा। वेरी गुड। ओके, अगर सामने होते तो मैं जरूर आपको हैट्स ऑफ देता कि आपने अच्छे से आइडेंटिफाई किया। अगर इतना अभी जो मैंने वर्क किए आपको दिया है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको परमुटेशन के 2 केसेस समझ में आ गए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको समझ में आ गया। ठीक, ओके, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अभी? Yes, sir. ओके, तो अभी हम नेक्स्ट एक और केस है, परमुटेशन विथ रिपीटेशन। परमुटेशन विथ रिपीटेशन का मतलब, अब इसमें मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा। इसमें भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फिर तो ये केस 1 जैसे होना चाहिए ना, केस 1 जैसे होना चाहिए, नहीं, केस 1 में नो रिपीटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ। केस 1 में रिपीटेशन नहीं होता है, एक बार जो आया वो दूसरी बार नहीं आ सकता, पर यहाँ पे नाम ही क्या है, विथ रिपीटेशन। तो ऑब्जेक्ट्स दोनों तरफ डिफरेंट ही रहेंगी, पर एक में रिपीटेशन नहीं है, यानी कि केस 1 में रिपीटेशन नहीं है, केस 2 में या केस 3 में रिपीटेशन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एन पी आर इज इक्वल टू एन इंटू डैश डैश आर टाइम्स। एन और आर आपको क्लियर है? एन और आर का मतलब क्या है पता है ना आपको? एन यानी कि टोटल ऑब्जेक्ट और आर यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। तो यस, वेरी गुड। तो इसके एग्जांपल अगर दिया जाए, आप सबके पास एटीएम है? सबके पास एटीएम कार्ड है क्या? ओके, एटीएम कार्ड में हमको 4 डिजिट पासवर्ड होता है ना, पिन होता है, बराबर? होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो अब मैं 2 सिचुएशन आपको बताता हूँ, एक में विदाउट रिपीटेशन और विथ रिपीटेशन। मैं बीच बीच में ना थोड़ा सा रिवीजन लेते रहता हूँ। अब मुझे बताओगे कि विदाउट रिपीटेशन यानी कि कौन सा केस है, तो विथ रिपीटेशन। और मैं हिंट दे देता हूँ, मैं फर्स्ट और थर्ड केस की बात कर रहा हूँ। विदाउट रिपीटेशन यानी कि कौन सा केस? फर्स्ट केस। वेरी गुड। और विथ रिपीटेशन यानी कि मैं बात कर रहा हूँ Second थर्ड, case. नहीं थर्ड केस। थर्ड केस। थर्ड केस में ही रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो एटीएम कार्ड है उसका पिन आपको रिसेट करना है, तो 2 कंडीशन। पहली कंडीशन में रिपीट नहीं होना चाहिए। अब डिजिट्स कितने आपको पता है ना, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, कौन से डिजिट ले सकते हो, 0 1 2 9। और विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन के अंदर में
कोई भी डिजिट कितने भी बार ले सकते हो, यानी कि 0000 या फिर 111 या फिर 1122 1221 कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, एक बार जो आप आ गया आ गया, दूसरी बार वो नहीं यूज करोगे। समझ में आया? तो इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप समझ सकते हो, अगर आंसर दे सकते हो तो, अदरवाइज तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आपको कि आपको क्या करना है, 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट पिन आपको फॉर्म करना है। ये समझ में आ गया कि आपको जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में थंब दो, या फिर आप अगर बोल सकते हो तो अनम्यूट करके बोलो, अगर नहीं तो थंब दे दो। ओके, ठीक है, ओके। जब आपका थंब मिलता है बहुत अच्छा लगता है कि आपको समझ में आया। जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, दे आर फ्री टू टॉक। 2-3 ही थंब मिले क्या? 2-3 लोगों को ही समझ में आया? सर ओके, हमारा चैट बंद है सर। क्यों बंद है चैट बॉक्स? सर वो रैंक मेल मिला। आईडी नहीं। अच्छा अच्छा आईडी अच्छा, नहीं मिला सर। ओके ओके, आईडी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी जल्दी मिल जाएगा, मे बी प्रोसेस में है, थोड़ा टाइम लगता है, मिल जाएगा। आप क्लास टीचर से बात कर सकते हो, है ना? ठीक, ओके। तो अभी हम इसकी बात करें, विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या है। अभी ये 10 डिजिट्स है, एन यानी कि कितना हुआ, 10। ये सब एग्री करते हैं। और हमको आर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4 डिजिट पिन है ना। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 में से कितने यूज कर सकते हो, एग्जैक्टली, ठीक है। तो 10 में से 4। तो आपको विदाउट रिपीटेशन, यानी कि रिपीटेशन अगर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस है आपके पास, यहाँ पे 10 ऑप्शन है। मैं परमुटेशन के लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये 10p1, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, 10p1। ओके, मैं ऐसे कैसे लिखूँ इसको, स्लैश, आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, कंफ्यूजन नहीं होना। आप डायरेक्टली 10 भी ले सकते हो, 10p1। देखो 10p1 का मतलब क्या होता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, यानी कि ये 10 ही आने वाला है। आप 10 लिखो या फिर 10p1 लिखो, एक ही बात है। ओके, हाँ। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस। ठीक है, तो इसमें अगर एक डिजिट आ गया तो बाकी केस में कितने रहेंगे, 9। यहाँ पे एक आ गए तो यहाँ पे 8 रहेंगे, और आखिरी प्लेस में ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, कितने ऑप्शंस रहेंगे बता सकते हैं कोई, 7, क्योंकि रिपीट नहीं होने वाला है ना। यहाँ पे जो यहाँ पे 10 ऑप्शंस है, पर आखिरी प्लेस पे आपको 3 ऑप्शंस कम हो जाएंगे, 7 ही रहेंगे। ये समझा कि नहीं समझा? अगर परमुटेशन की लैंग्वेज में लिखना है तो 9p1 यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, 8p1 यहाँ पे 7p1 से लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको क्लियर है? ठीक है। अब एक और बात, आपको 4 डिजिट पिन कब मिलेगा, जब आप सभी यूनिट प्लेस सभी प्लेसेस फिलअप करोगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल आ रहा है, ये ध्यान में रखो। आपके पास चॉइस नहीं है कि आप 2 ही डिजिट लो। आपको एटीएम बोलता है क्या 2 ही डिजिट दो, एक ही डिजिट दो? आपको तो सारे के सारे डिजिट्स वो उसमें फिलअप करने चाहिए। आपको अगर एक्सेस करना है आपका एटीएम, तो आपको सारे डिजिट्स आने चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये सारे ये 4 डिजिट नंबर ही होना चाहिए, भले ही आप यहाँ पे 0 डालो, 0 1 2 3 लिखो, या फिर 3 1 2 0 लिखो, कुछ भी लिखो, रिपीट नहीं होगा और चारों फील्ड फिलअप होने चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे NPR यानी कि कितने वेज है, ये मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ। इसमें कितने केसेस होंगे, इसमें आएंगे ये सारे केसेस, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, जो भी आएगा। और इसमें आप अगर आपको डायरेक्टली करना है तो आप यहाँ पे 10p4 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप चेक कर सकते हो
सबसे आंसर सेम आने वाले हैं, ठीक है। 8 इंटू 7, तो ये कितने हो गए 50,040। और अगर आप ये कर सकते हो 10p4, तो ये भी उतना ही आता है 50,040। इसमें कोई डाउट है? हमने दोनों तरीके से किया है, एक सिंपल वाला मेथड था और एक परमुटेशन वाला भी इसमें था। तो अगर रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं होने वाला है, तो ये केस 1 है और इसमें हम रेगुलर वे से 50, 5000, 40 वे से हम अपने पिन फॉर्म कर सकते हो यूजिंग द 10 डिजिट्स। आई होप ये सबको समझ में आ गया। यस और नो? जल्दी से थंब दिखाओ, थंब, या फिर आप बोल भी सकते Yes, sir. हो। ओके, Yes, sir. ओके। अभी मैं अपने थर्ड केस की तरफ आता हूँ। देखो, डिफरेंस भी पता करना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या डिफरेंस है ना? तो अभी इसकी बात करता हूँ। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, सबसे पहले ये अपने माइंड में आपको फिट करना है। रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सभी प्लेसेस में यूनिट्स, टेन, हंड्रेड्स, थाउजेंड, सबको रिपीटेशन कोई कहीं भी आ सकता है, यानी कि इसमें हर एक यूनिट में हर कोई डिजिट रिपीट हो सकता है ना? बराबर है। तो इसमें क्या आएगा, NPR क्या आएगा, और हमको पता है मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से सारे प्लेसेस फिलअप होना जरूरी है। एक भी अगर प्लेस हमने नहीं फिलअप किया तो 4 डिजिट नंबर मिलेगा ही नहीं, 4 डिजिट पिन नहीं मिलेगा, बराबर। तो इसकी वजह से बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे कितना आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी 10PR 10p4 का मतलब क्या हुआ, देखो अभी 10 रेस्ट पावर 4 आया ना, बराबर, 10 रेस्ट पावर 4। तो अपना फॉर्मूला क्या था NPR का इस केस में, m रेस्ट पावर r। चेक किया आपने? अपना फार्मूला क्या था इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो फार्मूला जो हमने लिखा हुआ है, ये देखो लिखा है ना, n आर टाइम्स, यानी कि n रेस्ट टू पावर r। तो यहाँ पे भी यही फार्मूला हमको मिल रहा है ना? इसमें मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। मान लो कि आप वो पिन नंबर ऐसे भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ। आप इसमें ये भी अल्फाबेट लिख सकते हो, यानी कि 111, ये भी पिन हो सकता है ना, 0110, या फिर 000 भी हो सकता है, 9922, 2219, कुछ भी हो सकता है ना? और अगर सारे ये रिपीटेशन अगर हमने यूज किया तो वो कितने वे से हो सकते हैं, 10 रेस टू पावर 4, यानी कि कितना होता है, कौन कैलकुलेट करके बताएगा मुझे, 10 रेस टू पावर 4? 10,000. एग्जैक्टली, 10,000. एग्जैक्टली। तो अगर आप रिपीटेशन को अलाउ करते हैं तो आप 10 डिजिट यूज करके आपके पिन जो है, ATM पिन 10,000 अलग तरीके से सेट कर सकते हो। ओके, तो देखो अभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज देखिए यहाँ पे कि 10,000 वे है, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, आपको लिस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली वो काउंट मिल जाता है। यही सबसे बड़ा यूज है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। कहाँ से आवाज का डिस्टरबेंस है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि थोड़ी देर के लिए म्यूट कर ले। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ओके, तो आई थिंक अपना टाइम अभी फिनिश हुआ है। नेक्स्ट टाइम में अभी कॉम्बिनेशन के, अगर आपको भी लेक्चर है बेटा आगे, ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बता दूं, 1-2 मिनट लगेंगे और उसके बाद फिर मैं ये नेक्स्ट टाइम हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है? तो अगर 2 मिनट अगर आप वेट कर सकते हो तो मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही आसान है, कॉम्बिनेशन में एक ही तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो मुझे कल मैं रिवीजन भी लूंगा और फॉर्मूला पूछूंगा मैं आपको, ठीक है? परमुटेशन के कितने केसेस है, हर केसेस का क्या फॉर्मूला है, ये मैं आपको पूछने वाला हूँ, ठीक है? अभी मैं जल्दी से कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब कर देता हूँ।
और वहां पे उसके बाद मैं लेक्चर को एंड कर दूंगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन यानी कि क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसका एक ही फॉर्मूला है, NCR is equals to n factorial upon n factorial upon r factorial into n minus r factorial। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो हम NCR को ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट अगर करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये देखो इसका पावर, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना है, 1 है ना। अगर ये उल्टा हो जाए है ना, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, बराबर है। तो अभी देखो आपको ये ऐसा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर क्या है, इसके ऊपर फोकस करो। न्यूमरेटर क्या है, एक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ NPR है। इसका मतलब क्या है, NPR और ये R फैक्टर है। तो देखो NCR कॉम्बिनेशन कैसे मिल रहा है, परमुटेशन को डिवाइड करके। तो सबसे, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या कंक्लूजन निकल के आता है, NCR इज ऑलवेज लेस देन NPR। तो इसका मतलब ये है कि परमुटेशन से ज्यादा मिलते हैं, अरेंजमेंट जो है ज्यादा मिलते हैं, इससे कम मिलते हैं। समझ में आया आपको, यही चीज बताना था मुझे। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अगर एक एग्जांपल लेना है तो अगर देयर आर 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मुझे 2 और 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप फॉर्म करना है, ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 3 लिखता हूँ मैं। तो वो कितने वे से कर सकता हूँ मैं, 5C3 वेज से। तो 5C3 वेज यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर? तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो कॉम्बिनेशन भी हमने कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट टाइम हम न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के। ओके, और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स होने के बाद हम ये देखेंगे, तो हम आगे जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट की तरफ आएंगे, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये टॉपिक अगर होता है तो उसके बाद हम देखेंगे सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को। ठीक है, तो आपको हर पार्ट को अच्छे से करना है और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। और कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको मैंने जो लिंक दिया है वो लिंक पे फिर से उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपका यहाँ पे अटेंडेंस लेता हूँ, और मैं आपके सामने यहाँ पे अटेंडेंस दूंगा आज के दिन की। मैं यहाँ पे अब्सेंट जो है उनको, उनके नाम में पुकारूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सबके नाम लूंगा, जो अब्सेंट होगा उसके नंबर्स में लिखूंगा यहाँ पे। यहाँ पे आज की डेट कितना है, व्हाट इज द डेट टुडे, आज की डेट है 26 अक्टूबर 26। 2020। यस, ठीक है, तो आप सबको दिख सके कि मैं क्या नंबर लिखा हूँ, और जल्दी से आप, और जिसका आने वाला है वो अनम्यूट करके रेडी रहेगा। ओके, ठीक, यहाँ पे ठीक है, 6001, 1 एब्सेंट है, 2, Present sir.
अच्छा, सबसे पहले मैं अटेंडेंस ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम ये जो मैंने जो टॉपिक्स बोले वो टॉपिक्स की तरफ हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो, अभी लेफ्ट मत होना। थैंक यू वेरी मच।